सुभाष चंद्र बोस जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में एक बंगाली परिवार में हुआ था। पिता का नाम जानकीदास और माता का नाम प्रभावती। बोस ने 1920 में आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की, जो लंदन में आयोजित हुई थी। इस परीक्षा में बोस ने 4th रैंक प्राप्त की, लेकिन अप्रैल 1921 में इन्होंने आईसीएस का पद त्याग दिया था। 1921 असहयोग आंदोलन के दौरान सीआर दास व गांधी जी की प्रेरणा से इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। बोस के राजनीतिक गुरु सीआर दास थे। असहयोग आंदोलन के दौरान सीआर दास ने नेशनल कलकत्ता कॉलेज की स्थापना की, जिसके प्रिंसिपल सुभाष चंद्र बोस बने। असहयोग आंदोलन के दौरान 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन के विरोध स्वरूप भारत में राष्ट्र स्तर की हड़ताल का आयोजन किया गया था। इस हड़ताल की जिम्मेदारी सुभाष चंद्र बोस को दी गई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान ही 1921 में सुभाष बाबू पहली बार जेल गए थे। 1921 में स्थापित स्वराज दल के बंगाल इकाई के सचिव बने तथा इस दल के दैनिक समाचार पत्र बंगलार कथा के संपादक बने। 1923 में जब सीआर दास कलकत्ता नगर निगम के मेयर बने, तब इन्होंने सुभाष बाबू को कलकत्ता नगर निगम का कार्यकारी अधिकारी बनाया। सुभाष बाबू 1930 में कलकत्ता नगर निगम के मेयर भी बने। इस पद पर उनका निर्वाचन जेल में रहते हुआ था। 1924 में क्रांतिकारी गतिविधियों में सहयोग देने के कारण बोस को बर्मा की मांडले जेल में भेजा गया था। 1924 से 27 तक मांडले जेल में ही रहे थे। 1924 में पहले उन्हें अलीपुर जेल भेजा गया था। बाद में 3 वर्ष की सज़ा सुनाकर मांडले जेल भेज दिया गया, लेकिन 2.5 वर्ष के बाद रिहा कर दिया गया। 1907 में लाला लाजपत राय और 1908 में तिलक भी मांडले जेल गए थे। 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में निर्विरोध कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इस समय सुभाष बाबू इंग्लैंड में थे तथा उनके नाम का प्रस्ताव गांधी जी ने रखा था। अध्यक्ष पद पर रहते हुए 1938 में सुभाष बाबू ने औद्योगिकरण और राष्ट्रीय विकास के लिए राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। गांधी जी औद्योगिकरण के विरुद्ध थे, अतः दोनों के मध्य यहीं से मतभेद होना प्रारंभ हो गए थे। 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया और पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन के दौरान सुभाष बाबू की अस्वस्थता के कारण उनका अध्यक्षीय उद्बोधन शरद चंद्र और नरेंद्र देव ने पढ़ा था। कार्यकारिणी के गठन संबंधी विवाद के कारण सुभाष बाबू ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। उनके त्यागपत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। 1939 में ही बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नए दल का गठन किया, जो कांग्रेस के भीतर ही बनाया गया था तथा फॉरवर्ड नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। जून 1939 में बम्बई में फॉरवर्ड ब्लॉक का प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया गया। इसी सम्मेलन में वामपंथी एकजुटता समिति का गठन हुआ था। 2 जुलाई 1940 को हॉरवेल स्मारक को ध्वस्त करने के आरोप में भारत सुरक्षा कानून की धारा 129 के अंतर्गत सुभाष बाबू को बंदी बनाकर कलकत्ता की प्रेसिडेंसी जेल में भेजा। जेल से ही नवंबर 1940 को सुभाष बाबू ने भूख हड़ताल की चेतावनी देते हुए बंगाल सरकार को लिखा था, व्यक्ति को मरना चाहिए ताकि राष्ट्र जिंदा रहे। आज मुझे मरना चाहिए ताकि भारत स्वतंत्रता और गौरव प्राप्त कर सके। उनकी आमरण अनशन की चेतावनी के बाद सुभाष बाबू को जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन 1941 में ही अंग्रेज़ों की कैद और नज़रबंदी से निकलने में सफल रहे। 1941 में ही अपने साथी भगत राम के सहयोग से अफगानिस्तान और रूस होते हुए जर्मनी पहुंचे थे। 1941 में ही जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर और फ्री इंडियन लीजियन का गठन किया था। जर्मनी में ही प्रवासी भारतीयों द्वारा इन्हें नेताजी की उपाधि प्रदान की गई थी। जर्मनी में सुभाष बाबू पहले जर्मन विदेश मंत्री रिबेनट्रोप से मुलाकात की और मई 1942 में जर्मनी के चांसलर हिटलर से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान वॉन ट्रोट ने दुभाषी के रूप में कार्य किया था। सुभाष बाबू ने जर्मनी की नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक जर्मन महिला एनिला शिंकले से विवाह किया था और उनसे एक पुत्री थी जिनका नाम अनिता बोस है। जर्मन प्रस्ताव के दौरान सुभाष बाबू ने जर्मनी की सरकार के सम्मुख 3 प्रस्ताव रखे थे। पहला, जर्मन रेडियो द्वारा उन्हें ब्रिटिश विरोधी प्रचार करने दिया जाए। दूसरा,
जर्मनी में भारतीय युद्धबंदियों से आज़ाद हिंद फौज का निर्माण करने दिया जाए। तीसरा है, जर्मनी सरकार अपने मित्र राष्ट्र जो जापान और इटली के साथ मिलकर भारतीय स्वाधीनता की संयुक्त घोषणा करे। जर्मन सरकार ने उपयुक्त प्रथम 2 प्रस्ताव को स्वीकार कर लिए, लेकिन तीसरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। सुभाष बाबू ने जापान जाने का निश्चय किया। जर्मन युद्ध पनडुब्बी U-180 और जापान युद्ध पनडुब्बी 1-290 जिसका नाम मुत्सु था में बैठकर सुभाष बाबू जर्मनी से जापान पहुंचे थे, जहां 10 जून 1943 को उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री जनरल तोजो से मुलाकात की। 16 जून 1943 को जापानी संसद के 82वें अधिवेशन में भाग लिया। 1943 में ही रास बिहारी बोस और मोहन सिंह भाकना ने सुभाष बाबू को आज़ाद हिंद फौज का कमांडर नियुक्त किया था। सुभाष चंद्र बोस ने भारत से जापान यात्रा के दौरान जियाउद्दीन मौलवी, आर्लैंडो मेसाटो व मुत्सुदा नामों का प्रयोग किया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1 सितंबर 1942 को सिंगापुर में हुई थी। इसकी स्थापना मोहन सिंह भाकना ने जापानी सैन्य अधिकारी फुजीवारा और सिख साधु ज्ञानी प्रीतम सिंह के प्रेरणा से की थी। कुछ स्रोतों के अनुसार आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 15 दिसंबर 1941 को मलेशिया में हुई थी। मोहन सिंह भाकना आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक और प्रथम कमांडर थे। मोहन सिंह भाकना के बाद जुलाई 1943 में सुभाष बाबू आज़ाद हिंद फौज के कमांडर बने थे। 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर में सुभाष बाबू को आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंपा गया। इस अवसर पर सुभाष बाबू ने दिल्ली चलो का नारा दिया था और आज़ाद हिंद फौज का प्रमुख नारा यही था। आज़ाद हिंद फौज का आदर्श वाक्य था एकता, वफादारी और बलिदान। ध्येय वाक्य था आज़ादी या मौत। अभिवादन वाक्य था जय हिंद। सुभाष बाबू ने मलेशिया में आज़ाद हिंद सैनिकों को संबोधित करते हुए बोला, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ाद हिंद फौज ने कांग्रेस के तिरंगे को ही अपनाया था, लेकिन इसमें चरखे के स्थान पर उछलता हुआ शेर अंकित किया गया था, जो स्वतंत्रता का प्रतीक था। आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय सिंगापुर और रंगून था। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज में 5 रेजिमेंट बनाई, जिसमें पहली रेजिमेंट है गांधी रेजिमेंट, जो इनायत खां के नेतृत्व में थी। नेहरू ब्रिगेड, जो गुरुदयाल सिंह ढिल्लों के नेतृत्व में थी। आज़ाद ब्रिगेड, जो गुलजार सिंह के नेतृत्व में थी। सुभाष ब्रिगेड, जो कैप्टन शाहनवाज के नेतृत्व में। रानी झांसी रेजिमेंट, कैप्टन लक्ष्मी सहगल या स्वामीनाथन के नेतृत्व में। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष बाबू ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की, जो विदेश में स्थापित भारत के लिए तीसरी सरकार थी। आज़ाद हिंद सरकार सिंगापुर में स्थापित से पहले 1915 में काबुल में राजा महेंद्र प्रताप ने भारत के लिए अस्थायी सरकार की स्थापना की, जो विदेश में स्थापित की गई प्रथम अस्थायी सरकार थी। 1941 में अजीत सिंह भगत सिंह के चाचा थे और इकबाल सेधाई ने रोम में आज़ाद हिंद सरकार और रेडियो हिमालय की स्थापना की थी। 1943 में बोस द्वारा स्थापित आज़ाद हिंद सरकार में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और सेना अध्यक्ष का पद स्वयं सुभाष चंद्र बोस के पास था। वित्त मंत्री A.C. चटर्जी को बनाया, प्रचार मंत्री S.A. अय्यर को बनाया, महिला संगठन प्रभार मंत्री डॉक्टर लक्ष्मी सहगल को बनाया। आज़ाद हिंद सरकार को 9 देशों ने मान्यता प्रदान की, जो क्रमशः है जापान 23 अक्टूबर 1943 को, बर्मा 24 अक्टूबर 1943 को, क्रोएशिया 27 अक्टूबर 1943 को, जर्मनी 29 अक्टूबर 1943 को, चीन की नॉनकिंग की मंचाऊ सरकार जो जापान समर्थित सरकार थी, थाईलैंड, इटली, फिलीपाइंस, कोरिया। आयरलैंड ने भी आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता प्रदान की तथा आयरलैंड के प्रेसिडेंट डी वेलेरा ने व्यक्तिगत रूप से सुभाष बाबू का अभिवादन किया था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा सिंगापुर में स्थापित आज़ाद हिंद सरकार यद्यपि विदेशों में स्थापित भारत के लिए तीसरी सरकार थी, लेकिन विदेशों में मान्यता प्राप्त प्रथम अस्थायी सरकार थी। 1913 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की गई थी। 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो से बोलते हुए ही सुभाष बाबू ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। 6 नवंबर 1943 को जापानी सेना ने अंडमान निकोबार को जीतकर आज़ाद हिंद फौज को सौंप दिया और इनका नाम बदलकर शहीद और स्वराज द्वीप रखा गया तथा लेफ्टिनेंट कर्नल
A.D. लोगोनाथन को इन द्वीपों का प्रशासक नियुक्त किया था। आज़ाद हिंद फौज ने अपने भारत अभियान को ऑपरेशन वी गो का नाम दिया था। 18 मार्च 1944 को कर्नल शौकत अली मलिक ने आज़ाद हिंद फौज में पहली बार भारतीय सीमा में प्रवेश करते हुए बिशेनपुर के युद्ध में जीत हासिल की थी। 14 अप्रैल 1944 को मणिपुर के बोरांग नामक स्थान पर आज़ाद हिंद फौज द्वारा तिरंगा ध्वज फहराया गया था। एस चटर्जी को इन विजित क्षेत्रों का प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया था। 14 अगस्त 1945 को जापान द्वारा मित्र राष्ट्रों के समक्ष आत्मसमर्पण करने के कारण आज़ाद हिंद फौज को मिलने वाली जापानी सहयोग बंद हो गया था। अतः आज़ाद हिंद सेना की प्रगति भी अवरुद्ध हुई। परिणामतः सुभाष बाबू ने रूस से सहयोग लेने का निश्चय किया। इस हेतु 18 अगस्त 1945 को ताइवान के ताइपे हवाई अड्डे पर विमान से उड़ान भरी। इसी समय सुभाष चंद्र बोस को अंतिम बार देखा गया था। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल नाम से अपनी आत्मकथा लिखी, जो 1934 में प्रकाशित हुई थी। सुभाष चंद्र बोस ने 1937 में ऑटोबायोग्राफी ऑन एन इंडियन पिलग्राम नाम से भी अपनी आत्मकथा लिखी थी। ह्यूज टॉय ने स्प्रिंगिंग टाइगर नाम से सुभाष बाबू की जीवनी लिखी थी। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त और देशभक्तों का सिरमौर कहा था। गांधी जी ने 1940 में C.F. एंड्रयूज को एक पत्र लिखा। उसमें मेरा बेटा और मेरे परिवार का एक बिगड़ेल सदस्य सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में कहा था। सरोजनी नायडू ने सुभाष बाबू को देशभक्ति की ज्वलंत तलवार कहा था। 1930 में दांडी यात्रा के दौरान सुभाष चंद्र बोस जेल में थे। जेल से ही उन्होंने कलकत्ता के मेयर पद का चुनाव लड़ा और जीते। मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौते के बाद उन्हें रिहा किया गया। 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों कैप्टन शाहनवाज, गुरुदयाल सिंह ढिल्लों और प्रेम सहगल पर राजभक्ति तोड़ने के आरोप में दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चला। इस मुकदमे की पैरवी के लिए कांग्रेस ने भूला भाई देसाई के नेतृत्व में वकीलों का एक दल तैयार किया और इस दल में तेज बहादुर सप्रू, अरुणा असफ अली, जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ काटजू, बख्शी टेकचंद आदि प्रसिद्ध वकील थे। यह मुकदमा 5 नवंबर से 11 नवंबर 1945 तक चला था। इस मुकदमे में इन अभियुक्तों को फांसी की सज़ा सुनाई गई, लेकिन अत्यधिक जन विद्रोह को देखते हुए सरकार ने इनकी फांसी की सज़ा को निरस्त कर दिया था। इस सज़ा के विरोध में 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद दिवस मनाया गया, जिसका समर्थन सभी दलों ने किया था। परिणाम स्वरूप 3 जनवरी 1946 को सरकार ने इनकी फांसी की सज़ा को निरस्त कर दिया था और इसी कारण 5 नवंबर से 11 नवंबर को आज़ाद हिंद सप्ताह मनाया जाता है।